आईपीओ बाजार में स्वागत है आपका। आईपीओ अड्डा में आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े इशू की जो फिर से मार्केट में दस्तक देने जा रहा है और इस बार नजर है अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट सेक्टर पर। जी हां, गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का 550 करोड़ रुपए का आईपीओ 19 अगस्त से खुलने जा रहा है। 152 रुपए से 160 रुपए के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ में एक लॉट के लिए 14,880 रुपए लगाने होंगे। कंपनी के आंकड़े पहली नजर में काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में मुनाफा बढ़कर 81 करोड़ 96 लाख पहुंच चुका है और पैट मार्जिन भी करीब 52% है। लेकिन दूसरी तरफ आईपीओ के बाद ईपीएस में गिरावट और करीब 27.5 गुना प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स के सामने बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो क्या मजबूत प्रॉफिट ग्रोथ इस वैल्यूएशन को सही ठहराती है? क्या 160 रुपए के अपर प्राइस बैंड पर गाजा आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए सही मौका है? और सबसे अहम, इस आईपीओ में ग्रोथ ज्यादा बड़ी कहानी है या वैल्यूएशन का रिस्क बड़ा है? इन्हीं सवालों को आज हम आसान भाषा में समझेंगे। कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, वैल्यूएशन और रिस्क को एक एक करके समझेंगे और फिर एक्सपर्ट डिस्कशन में हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे कि निवेशक को इस आईपीओ को किन नजरों से देखना चाहिए। यानी आज का आईपीओ बुलेटिन सिर्फ आंकड़े नहीं बताएगा बल्कि इन आंकड़ों का मतलब भी आपको समझाएगा और वो भी ग्राफिक के जरिए। सबसे पहले आईपीओ की पूरी तस्वीर समझ लेते हैं। गाजा अल्टरनेटिव एसेट्स मैनेजमेंट का आईपीओ कुल 550 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। इसमें 450 करोड़ का फ्रेश इशू और 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल शामिल है और आईपीओ 19 अगस्त को खुलेगा और 21 अगस्त को बंद हो जाएगा। 24 अगस्त को अलॉटमेंट की टेंटेटिव डेट दी गई है और 25 अगस्त को शेयर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट और रिफंड की प्रक्रिया हो सकती है, जबकि 26 अगस्त को एनएससी और बीएससी पर लिस्टिंग प्रस्तावित है। कंपनी ने प्राइस बैंड 152 रुपए से 160 रुपए रखा है और लॉट साइज 93 शेयर्स है। यानी अपर प्राइस बैंड पर एक लॉट के लिए 14,880 रुपए लगाने होंगे। और अब यहाँ फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल्स के बीच का फर्क समझना भी बेहद जरूरी है। फ्रेश इशू से मिलने वाली रकम कंपनी के पास जाती है, जबकि ऑफर फॉर सेल में मौजूदा शेयर होल्डर्स अपने शेयर बेचते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर के लिए यह देखना बहुत जरूरी है कि 450 करोड़ रुपए की फ्रेश कैपिटल कंपनी के बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाने वाली है, क्योंकि आईपीओ में अलग अलग इन्वेस्टर कैटेगरीज के लिए भी हिस्सा अलग अलग तय किया जाता है और इसमें भी किया गया है। नेट ऑफर में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि क्यूआईबी के लिए अधिकतम 50% तक हिस्सा रखा गया है। वहीं अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके लिए कम से कम 35%, जबकि एनआईआई यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कम से कम 15% हिस्सा होगा। इसका मतलब यह है कि आईपीओ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भागीदारी भी काफी अहम रहने वाली है। लेकिन किसी आईपीओ में सिर्फ सब्सक्रिप्शन नंबर्स देखकर फैसला करना सही नहीं होता। असली सवाल यह है कि इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर जिस वैल्यूएशन पर कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं, क्या उस वैल्यूएशन के पीछे अर्निंग्स और फ्यूचर ग्रोथ का मजबूत आधार मौजूद है? अब आते हैं कंपनी के बिजनेस पर। आखिर गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट करती क्या है? कंपनी एक अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है और करीब 2 दशक से ज्यादा समय से इंडिया फोकस फंड्स को मैनेज और एडवाइस कर रही है। कंपनी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में एआईएफएस के साथ साथ ऑफशोर फंड्स में भी काम करती है और इसके इन्वेस्टमेंट फोकस में एजुकेशन, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर शामिल हैं। कंपनी का खास फोकस मिड मार्केट सेगमेंट पर है, यानी कंपनी सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करने तक सीमित रहने के बजाय पोर्टफोलियो कंपनीज के साथ मिलकर काम करने की स्ट्रेटेजी अपनाती है। प्रोडक्ट, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे सेक्टर्स में पोर्टफोलियो कंपनीज को सपोर्ट करना इसी अप्रोच का हिस्सा है। कंपनी इसे इन्वेस्ट एंड कोलैबोरेट अप्रोच कहती है। अब गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट की एक बड़ी स्ट्रेंथ उसका लंबा ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस बताया जाता है। कंपनी अप्रैल 1999 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्पेस में 2 दशक से ज्यादा समय का अनुभव रखती है। इस दौरान गाजा कैपिटल फंड के फंड 2, फंड 3 और फंड 4 जैसे मल्टीपल फंड साइकिल्स का ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। कंपनी के इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स भी काफी व्यापक बताए जाते हैं। इसके इन्वेस्टर 20 से ज्यादा देशों में मौजूद हैं।
ऐसे में कंपनी के लिए एक बड़ा एडवांटेजेस ये हो सकता है कि उसके पास फंड मैनेजमेंट के साथ साथ इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स का भी लंबा एक्सपीरियंस है। लेकिन यहां इन्वेस्टर को एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड फ्यूचर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं देता। अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में मार्केट साइकिल और पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस का असर काफी महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं स्पॉन्सर कमिटमेंट की। 31 मार्च 2026 तक कंपनी ने करीब 274 करोड़ रुपए का स्पॉन्सर कमिटमेंट किया था, जो गाजा कैपिटल फंड्स के कुल साइज का करीब 6.41% बताया गया। स्पॉन्सर का अपने फंड्स में कैपिटल लगाना इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है, क्योंकि उससे मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में अलाइनमेंट दिखाई देता है। लेकिन यहां भी सवाल यही है कि क्या ये अलाइनमेंट फ्यूचर फंड परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में कितना योगदान देता है। यानी सिर्फ स्पॉन्सर का पैसा लगा होना पर्याप्त नहीं है, असली बात होगी कि फंड्स का परफॉर्मेंस, एग्जिट्स और रिटर्न्स किस तरह से डाइवर्ट होते हैं। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर, और यही गाजा अल्टरनेटिव एसेट्स मैनेजमेंट की कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कंपनी का टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 2024 में 103 करोड़ 96 लाख था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये बढ़कर 123 करोड़ 31 लाख हुआ और 2026 में 157 करोड़ 80 लाख पहुंच गया। यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के बीच टोटल इनकम में करीब 28% की ग्रोथ देखने को मिली, और ये ग्रोथ बताती है कि कंपनी के बिजनेस में मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए अगला सवाल ये है कि इनकम की ये ग्रोथ किस सोर्स से आई, और इसमें रेकरिंग इनकम और वेरिएबल इनकम का कंट्रीब्यूशन कितना है, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में इनकम की क्वालिटी को समझना उतना ही जरूरी है जितना इनकम की ग्रोथ को यहां पर देखना जरूरी है। अब आते हैं प्रॉफिट पर। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट 44 करोड़ 74 लाख, फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये बढ़ा 61 करोड़ 95 लाख हुआ, और फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये पैट पहुंच गया 81 करोड़ 96 लाख पर। यानी सिर्फ 2 साल में पैट लगभग दोगुना हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के बीच पैट में करीब 32% की ग्रोथ हुई। पहली नजर में ये आंकड़े काफी मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन यहां एक बेहद अहम सवाल उठता है, क्या प्रॉफिट ग्रोथ कोर मैनेजमेंट फी बिजनेस से आ रही है, या कैरिड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट गेन्स जैसी वेरिएबल इनकम का भी इसमें कोई योगदान है? क्योंकि अगर अर्निंग्स का बड़ा हिस्सा वेरिएबल सोर्सेज से आता है तो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को सिर्फ हिस्टोरिकल पैट ग्रोथ के आधार पर प्रोजेक्ट करना रिस्क भरा यहां पर हो सकता है। कंपनी के अबीटा पर नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 49 करोड़ 25 लाख था, 25 में ये 60 करोड़ 81 लाख हुआ, और 26 में ये 72 करोड़ 5 लाख पहुंच गया। यानी ऑपरेटिंग लेवल पर भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। रिवेन्यू के साथ अबीटा का बढ़ना बिजनेस की ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ को दर्शाता है, लेकिन यहां भी इन्वेस्टर्स को मार्जिन की सस्टेनेबिलिटी पर नजर रखनी होगी। क्या आने वाले सालों में रिवेन्यू ग्रोथ के साथ अबीटा भी उसी पेस में बढ़ेगा, या एम्प्लॉय कॉस्ट, फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और एक्सपेंशन के कारण मार्जिन्स पर दबाव आ सकता है? यही सवाल कंपनी की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को समझने में अहम होगा। अब कंपनी की बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी के कुल एसेट्स 451 करोड़ 87 लाख थे, जो फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़कर 706 करोड़ 49 लाख हो गए, यानी करीब 56% की तेज बढ़ोतरी। नेटवर्थ भी 2025 में 388 करोड़ 97 लाख से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 606 करोड़ 52 लाख हो गई। रिजर्व और सरप्लस भी 381 करोड़ 75 लाख से बढ़कर से कम हुए और 525 करोड़ 33 लाख हो गए। यानी बैलेंस शीट में काफी मजबूत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के साथ बोरोइंग में भी बढ़ोतरी हुई, और यही अगला इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट
या यूपीआई पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। समझते हैं कंपनी की टोटल बोरिंग्स को। फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब 4 करोड़ थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में बढ़ी और 41 करोड़ 56 लाख हो गई, यानी बोरोइंग में काफी तेज बढ़ोतरी हुई। हालांकि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अभी भी सिर्फ 0.07 है और इसीलिए लीवरेज बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता। लेकिन बोरोइंग्स में अचानक आई ये बढ़ोतरी इन्वेस्टर के लिए एक सवाल जरूर खड़ा करती है। आखिर इस एडिशनल बोरोइंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये बिजनेस एक्सपेंशन, वर्किंग कैपिटल या किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट से जुड़ी है? और क्या आगे कंपनी लीवरेज को और बढ़ाने की योजना रखती है? क्योंकि लो डेप्थ वाली बैलेंस शीट के बीच बोरोइंग का तेजी से बढ़ना नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, और यहां गाजा के नंबर्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का पैट मार्जिन 91.94% रहा, जो 25 में 50.24% से भी बेहतर है। यानी कंपनी 100 रुपए की इनकम पर करीब 52 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में हाई मार्जिन संभव है क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए फिर भी ये वही सवाल अहम है, क्या 50% से ज्यादा का पैट मार्जिन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है? अगर प्रॉफिटेबिलिटी का एक बड़ा हिस्सा कैरिड इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट गेन्स जैसे वेरिएबल कंपोनेंट से आता है, तो अलग अलग फंड साइकिल्स में मार्जिन्स में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब आते हैं रिटर्न्स रेशो पर। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का आरओई 16.47% रहा, जबकि 2025 में यह 17.19% था। यानी प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद आरओई में हल्की गिरावट आ गई। आरओएनडब्ल्यू भी फाइनेंशियल ईयर 2025 के 15.31% से घटकर 26 में 13.13% हो गया, जिसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ये जरूर संकेत देता है कि शेयर होल्डर कैपिटल और नेटवर्थ में हुई बढ़ोतरी के मुकाबले रिटर्न उसी स्पीड से नहीं बढ़ा। इसीलिए इन्वेस्टर के लिए यह देखना बेहद जरूरी होगा कि आईपीओ के बाद बढ़ी हुई इक्विटी बेस का इस्तेमाल कंपनी कितनी एफिशिएंटली करती है। कंपनी का एनएवी भी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 37.33 से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 26 में 53.73 रुपए हो गया, यानी एनएवी में करीब 44% की बढ़ोतरी। ये बैलेंस शीट और नेटवर्थ में इंप्रूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन वैल्यूएशन एनालिसिस में एनएवी को आईपीओ प्राइस से कंपेयर करना भी जरूरी है। अगर कंपनी का एनएवी 53 रुपए 73 पैसे है और आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 160 रुपए है, तो इन्वेस्टर को बुक वैल्यू के मुकाबले प्रीमियम वैल्यूएशन पर शेयर मिल रहे हैं। इसीलिए अब सवाल प्रॉफिटेबिलिटी से आगे बढ़कर वैल्यूएशन पर आ जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के आंकड़ों के आधार पर प्राइस टू बुक रेशो करीब 2.98 गुना बताया गया, तकरीबन 3 गुना के आसपास। फाइनेंशियल ईयर 2025 में यही रेशो 4 गुना से बढ़ा था, 4.29। यानी बुक वैल्यू बढ़ने के कारण पीबी जो मल्टीपल नीचे आया, वही एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन सिर्फ पीबी रेशो देखकर आईपीओ को हम सस्ता नहीं कह सकते, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की वैल्यूएशन में अर्निंग ग्रोथ, एयूएम ग्रोथ, फी इनकम और फ्यूचर फंड रेजिंग क्षमता भी बहुत जरूरी होती है। इसलिए अब हमें देखना होगा कि आईपीओ वैल्यूएशन अर्निंग्स के मुकाबले कितनी महंगी है, और यही गाजा आईपीओ का सबसे महत्वपूर्ण वैल्यूएशन पॉइंट है। प्री आईपीओ ईपीएस करीब 7 रुपए 26 पैसे, जबकि पोस्ट आईपीओ ईपीएस घटकर 5 रुपए 81 पैसे रह जाता है। यानी आईपीओ के बाद शेयर्स की संख्या बढ़ने के कारण ईपीएस डाइल्यूशन दिखाई देता है। अब इन्वेस्टर के लिए सवाल यह है कि आईपीओ से आने वाली फ्रेश कैपिटल क्या फ्यूचर अर्निंग्स को इतनी तेजी से बढ़ा पाएंगी कि ये डाइल्यूशन आगे जाकर कॉम्पनसेट हो सकेगा। अगर अर्निंग्स ग्रोथ शेयर काउंट ग्रोथ से तेज रहती है तो डाइल्यूशन का असर समय के साथ कम हो सकता है, लेकिन अगर अर्निंग्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ी तो वैल्यूएशन पर भी आगे चलकर दबाव आ सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े वैल्यूएशन सवाल पर। प्री आईपीओ यानी प्राइस अर्निंग रेशो पर करीब 22 गुना है, जबकि पोस्ट आईपीओ प्राइस अर्निंग रेशो 27.5 गुना हो जाता है। यानी आईपीओ प्राइस पर इन्वेस्टर कंपनी को करीब 27.5 टाइम्स अर्निंग्स का वैल्यूएशन दे रहा है।
ऐसे में सवाल बिल्कुल साफ है, क्या गाजा की फ्यूचर ग्रोथ इतनी मजबूत है कि 27.5 गुना प्राइस अर्निंग को जस्टिफाई किया जा सके। कंपनी की हिस्टोरिकल पैट ग्रोथ करीब 32% रही, लेकिन फ्यूचर में यही ग्रोथ रेट कितनी देर तक मेंटेन होगी, यही वैल्यूएशन का असली टेस्ट होगा। 160 रुपए के अपर प्राइस बेंच पर गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 2256 करोड़ रुपए बैठती है। अब इन्वेस्टर को इस मार्केट कैप को कंपनी की अर्निंग्स, नेटवर्थ और फ्यूचर ग्रोथ के साथ कंपेयर करना होगा। कंपनी का बिजनेस अट्रैक्टिव सेक्टर में है, प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत है और फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छी दिखाई देती है। लेकिन आईपीओ में इन्वेस्टमेंट का फैसला सिर्फ बिजनेस क्वालिटी पर नहीं, बल्कि बिजनेस क्वालिटी प्लस प्राइस दोनों पर निर्भर करता है। अच्छी कंपनी अगर बहुत महंगी वैल्यूएशन पर मिले तो रिटर्न्स पर असर पड़ सकता है। अब बात उन रिस्क की जिन्हें इन्वेस्टर को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में फंड रेजिंग साइकिल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर नए फंड रेज करने में दिक्कत आती है तो मैनेजमेंट फ्री ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा पोर्टफोलियो कंपनीज का परफॉर्मेंस और सक्सेसफुल एग्जिट भी कैरिड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट गेन्स को प्रभावित कर सकते हैं। मार्केट कंडीशंस खराब होने पर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन और एग्जिट्स पर असर पड़ सकता है और इसके अलावा आईपीओ के बाद ईपीएस डाइल्यूशन और करीब 27.5 गुना प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी कंसिडरेशन है। इसीलिए कंपनी की ग्रोथ स्टोरी मजबूत होने के बावजूद रिस्क रिवार्ड इक्वेशन को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो अब पूरे आईपीओ की कहानी को एक लाइन में आपको बताते हैं। गाजा अल्टरनेटिव एसेट्स मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस है, ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, लेकिन सवाल वैल्यूएशन का है। एक तरफ फाइनेंशियल ईयर 2024 से 26 के बीच पैट 44 करोड़ 74 लाख से बढ़कर 81 करोड़ 96 लाख पहुंचता है। टोटल इनकम में भी लगातार ग्रोथ होती है। पैट मार्जिन भी 50% से ऊपर है, नेटवर्थ भी मजबूत हुआ है और कंपनी के पास 2 दशक से ज्यादा का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन दूसरी तरफ आईपीओ के बाद ईपीएस 7 रुपए 26 पैसे से घटकर 5 रुपए 81 पैसे हो जाता है। प्राइस अर्निंग करीब 22 गुना से बढ़कर 27.5 गुना हो रहा है। आरओई और आरओएनडब्ल्यू में भी हल्की गिरावट देखने को मिली और अल्टरनेटिव एसेट्स मैनेजमेंट बिजनेस की अर्निंग्स में फंड साइकिल्स और वेरिएबल इनकम का असर भी बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए गाजा आईपीओ को सिर्फ अच्छी कंपनी या महंगा आईपीओ कहना शायद सही नहीं होगा। असल सवाल यह है कि आने वाले सालों में कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ इतनी मजबूत होगी कि आज की करीब 27.5 गुना वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सके। क्योंकि आईपीओ में पैसा सिर्फ आज के प्रॉफिट पर नहीं लगाया जाता, पैसा लगाया जाता है आने वाले कल की ग्रोथ पर। और गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट के मामले में यही सबसे बड़ा सवाल है। ग्रोथ कितनी तेज होगी और उस ग्रोथ के लिए प्राइस कितना चुकाना पड़ेगा, यही तय करेगा कि 160 रुपए का ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए मौका बनता है या फिर प्रीमियम वैल्यूएशन का दाव। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। ऐसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। तो सवाल यह है कि क्या ये ग्रोथ आने वाले सालों में टिकाऊ रह सकती है? क्या 27.5 गुना प्राइस अर्निंग पर आईपीओ की कीमत सही है और इन्वेस्टर को इस आईपीओ में सबसे ज्यादा किस बात पर ध्यान देना चाहिए? इन्हीं सवालों पर हमारे साथ आज हमारे शो में चर्चा करेंगे कमला जी से, जो कि सीनियर एसोसिएट हैं, एसएमसी रिसर्च से हैं। कमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। कमला जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि गाजा का ये आईपीओ बाजार में एक ऐसे समय पर आ रहा है जब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का चलन लगातार बढ़ता दिख रहा है। क्या लगता है आपको कंपनी इस मौके का फायदा उठाने के लिए सही जगह पर इस समय खड़ी है? हाँ जी, बिल्कुल। कंपनी गाजा जो कंपनी है ये वेल पोजिशन्ड है अभी इस टाइम पे के लिए। और ये इसकी जो 20 साल की एक्सपीरियंस है और ये बेसिकली फोकस करती है मिड मार्केट स्ट्रेटेजी पे ये फोकस करती है। तो इस समय पे जिस चलन के साथ, जिस ट्रेंड के साथ बढ़ रहा है, तो कंपनी सही दिशा में जा रहा है। ये मेरा मानना है कि ये आगे अच्छा
अगर हम इंडस्ट्री इसकी इंडस्ट्री को लेके बात करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। कमला जी, जैसे कि हमने देखा कि कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 2 साल में करीब दोगुने के करीब पहुंच गया, क्या ये ग्रोथ देखकर उत्साहित होना चाहिए या इसके पीछे की वजह को समझना ज्यादा जरूरी है? जी बिल्कुल, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि इस समय पे ये जो इसके जो नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, पर इससे पहले हमें देखना होगा कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, इसके बिजनेस जो है इसके बिजनेस के कौन से पार्ट से कौन से ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं और कौन सा ज्यादा स्टेबल इनकम है कहाँ से? उसको आगे लेके जा रहा है। तो हम ये क्या देख पा रहे हैं कि जो इसके स्टैटिक बिजनेस जो है, मैनेजमेंट फी है वो तो वैसे ही है, बट इसमें हमने क्या देखा, इसका कैरिड इंटरेस्ट काफी बढ़ा हुआ है ना, जिसके तहत इसका जो इनकम फ्रॉम द स्पॉन्सर कमिटमेंट भी है इसका थोड़ा बढ़ा हुआ है, जिसके तहत हमने देखा कि इसकी पैट मार्जिन बढ़ता हुआ दिख रहा है। पर एग्जैक्टली ये चीज नहीं है, ये वेरिएबल ये कभी भी चेंज हो सकता है। तो हमें ये समझना होगा कि अगर बिजनेस में से पैसे आ रहे हैं तो कौन से पार्ट से आ रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए सही है या वो पैसे उस तरीके, अगर इसी ट्रेंड पे पैसे आते रहेंगे तो ठीक है, बट ये ट्रेंड इसको फंड को अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी, तभी ये नंबर्स फिर से हम अच्छे नंबर्स देखने को हमें मिल सकता है। तो हमें पहले समझना होगा कि हम अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो गाजा के पास 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, आज के इस नए और तेजी से बढ़ते फाइनेंशियल बिजनेस के बीच क्या ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड आपको लगता है कि कंपनी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है? हाँ जी, मिड मार्केट स्ट्रेटेजी में ये काफी एक्सपर्ट है, इसकी कोर फोकस रही है। तो अगर इनके एक्सपीरियंस की बात करें, 20 साल वाला काफी अच्छा है। मगर अभी इस मौके पे हमें देखना होगा कि कई और इसके पेयर्स में कोई और भी कंपनियां हैं जो कंपनी, ये प्योर एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पे है, बट और भी पेयर्स कंपनी है जिन पे बिजनेस काफी अच्छे से चल रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि दोनों कंपनी में से अभी छोटे स्केल में हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी जो है ना छोटे स्केल में काम करती है। तो हमें ये भी देखना होगा कि इसके साथ साथ जो बाकी पेयर्स वाले कंपनी है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और ये कितना अपना मार्केट बना सकता है, इस चीज को भी हमें देखना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ। जैसे कि कमला जी, अब देख पा रहे हैं कि 20 से ज्यादा देशों के इन्वेस्टर्स का नेटवर्क है इस कंपनी के पास। क्या लगता है आपको ये नेटवर्क आगे नए फंड्स जुटाने में कंपनी को दूसरों से ज्यादा बढ़त देगा? हाँ बिल्कुल, देखिए इससे क्या होता है कि जब इसके कस्टमर्स हैं जो जहाँ से इसको फंड लेने में इजी होता है, क्योंकि फंड मोबिलाइजेशन अच्छी तरीके से हो सकता है, फंड रेज अच्छे से हो सकता है, डाइवर्सिफाइड नेटवर्क इसको काफी हेल्प तो करता है लार्जर फंड के लिए, और मोरेओवर थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इसको थोड़ा मतलब लो कॉस्ट देना होता है। बट ये एक पहलू, ये एक सिर्फ एक ही वन साइड ऑफ द स्टोरी है, पर हमें आगे की स्टोरी भी समझना बहुत जरूरी है। और अब सबसे बड़ा सवाल इसकी वैल्यूएशन को लेकर भी खड़ा हो रहा है कमला जी। जैसे कंपनी करीब 27.5 गुना प्राइस अर्निंग पर आईपीओ ला रही है, क्या इस वैल्यूएशन पर गाजा की ग्रोथ पहले से ही प्राइस में लगता है कि शामिल हो चुकी होगी? हाँ जी बिल्कुल इसकी जो पहले वैल्यूएशन में, अभी इस वैल्यूएशन पे थोड़ा ये एक्सपेंसिव लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है इसका जो इसको बिजनेस को लेके, इसके मल्टीपल्स को लेके प्राइस्ड इन हो चुका है। तो अभी के लिए तो ये वैल्यूएशन काफी महंगा ही लग रहा है। ओके। और जैसे कि आईपीओ के बाद ईपीएस की अगर हम इसकी बात करें, अर्निंग प्राइस शेयर की, तो वो भी 7.26 रुपए 26 पैसे से कम होकर 5 रुपए 81 पैसे होने जा रहा है। क्या इन्वेस्टर को इस डाइल्यूशन को भी लेकर ज्यादा सतर्क रहना चाहिए? बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेश इशू, ये 450 करोड़ का फ्रेश इशू ये ले रहा है, जिसके तहत इसकी इक्विटी की बेस बढ़ने वाली है। तो हमें इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। ओके। एक और सवाल कमला जी, जैसे कि कंपनी की हमने बोरोइंग्स देखी, एक साल में 4 करोड़ से बढ़कर ये 41 करोड़ के पार पहुंच गई। क्या इतनी तेज बढ़ोतरी को आप सिर्फ एक्सपेंशन का हिस्सा मानोगे या इस पर सवाल उठना चाहिए? में सवाल उठना चाहिए, मतलब इस तरीके से है कि ये जो बोरोइंग्स इंक्रीज हुई है इन्होंने क्या किया है, फंडिंग स्पॉन्सर कमिटमेंट के लिए लिया हुआ है ना। ओके। तो
ये एक ओवरऑल ये लेवरेज कम कर देता है और इट लुक्स मोर लाइक ए ग्रोथ रिलेटेड देन ए स्ट्रक्चरल कंसर्न। ये थोड़ा, और इसके ट्रेंड को भी हमें मॉनिटर करना चाहिए कि इस तरीके की अगर बोरोइंग बढ़ रही है, किस तरीके से इस पैसे को ला रहा है और इसके रिटर्न्स किस तरीके से चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर इस आईपीओ को देखते हैं कमला जी, तो आपको क्या लगता है कि एक बीइंग अ इन्वेस्टर या बीइंग अ स्मॉल इन्वेस्टर, क्या इस आईपीओ को देखकर फर्स्ट इंस्टेंस में क्या लगता है कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बीइंग एन एनालिस्ट मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा जो हाई रिस्क एपिटाइट वाले इन्वेस्टर्स है वो एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट मेरा ये है कि ये थोड़ा वेट एंड वॉच वाला अप्रोच देना चाहिए इसके लिए। और कमला जी चलते चलते आपसे क्योंकि आखिरी हमने सवाल है पहले बताया कि कि जी जी एक आखिरी सवाल कि इन्वेस्टर को कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो 2-3 पॉइंट्स आप बता पाएं जिनको हमेशा कोई भी आईपीओ आता है उस पर इन्वेस्टर जो है वो ध्यान रखें। एक आम आदमी भी अगर किसी आईपीओ में निवेश करना चाहता है तो वो एक मिनिमम जो बेयर पॉइंट्स हैं उनको जरूर ध्यान में रखें। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि हमें सबसे पहले तो समझना है कि कंपनी कोई आईपीओ लेके आती है तो वो पहले तो हमें ये समझना है कि उसके बिजनेस क्या है और बिजनेस का पैटर्न्स क्या है। कहीं साइक्लिक होती हैं, कहीं वो होते हैं, तो हमें उस चीज को भी समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हमें कंपनी की स्ट्रेंथ को देखना होता है, फिर स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेटेजी, वैल्यूएशंस, सब चीज को कंसिडर करते हुए हम सिर्फ लिस्टिंग गेन्स की बात यहाँ नहीं करेंगे। हम कई बार क्या होता है, हम आईपीओ लगाते हैं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट के लिए भी लगाते हैं। लिस्टिंग गेन्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहता है। तो हमें आगे चल के ये चीज देखना होता है कि उसकी वैल्यूएशंस कैसी है, जिस समय पे वो आ रही है उस समय पे मार्केट क्या दे रहा है, उसको रेस्पेक्ट, उसके प्राइस को रेस्पेक्ट देगा कि नहीं। ये सब सारी चीजों को हमें कंसीडर करके आगे बढ़ना चाहिए। नॉट ओनली द वैल्यूएशंस, ऑल द फंडामेंटल फैक्टर्स वी नीड टू फैक्टर इन। श्योर, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कमला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे इन्वेस्टर्स के जो भी हमारे दर्शक हैं जो आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं या लगाने का मन बना चुके हैं तो वो जरूर इस प्रोग्राम को देखें। और कमला जी ने जैसे कि बताया कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी जगह पर। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक अच्छे से कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें, उसकी पोजीशन को अच्छे से समझें, कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके बाद ही आप अपने हार्डकोर पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें। और मार्केट टाइम्स टीवी का भी इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, आपको आंकड़ों को सरल भाषा में समझाना। पैसा लगाना ना लगाना, आईपीओ में इन्वेस्ट करना ना करना, ये आपकी अपनी खुद की पर्सनल राय है। और किसी भी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और अपनी रिसर्च जरूर करें। बहरहाल आईपीओ अड्डा में आज के लिए इतना ही। बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप्स से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। समझ कर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।